तो कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे को देख पाते हैं, जो कि इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है और वो छुट्टियों के टाइम का पूरा पूरा उपयोग कर रही होती है। और ये एक सीरियल किलर की तलाश में खुद उसका शिकार बन चुकी थी, जिसने वेडनेसडे को अपने बेसमेंट में कैद कर लिया होता है और उससे लग रहा था कि वेडनेसडे उसका अगला शिकार बनेगी। कहानी अब से 6 हफ्ते पहले की ओर मुड़ती है, जहां वेडनेसडे हमें बताती है कि गुडी की किताब के हेल्प से अपनी दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने का काम किया। मतलब उसके पास जो साइकिक एबिलिटी विजन वाली है उसकी, और शक्तियां जब उसने प्राप्त कर ली तो अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने चल पड़ी, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और वो ख्वाहिश थी उस सीरियल किलर को पकड़ने का, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। और ये बच्चों को अपना शिकार बनाता था, उनकी हजामत करके सारे बाल काट कर अपनी गुड़ियों में लगा देता था और बच्चों को निपटा देता था। तो वेडनेसडे ने थिंक के हेल्प से उसका एक सामान मंगवाया पुलिस स्टेशन से, ताकि वो उसे छूकर उसका पता लगा सके। और अपने शक्तियों से वो पता कर भी लेती है। और वो स्कैल्पर सीरियल किलर अमेरिका में था फिलहाल तो वो वहीं चल देती है। मगर एयरपोर्ट पर वो पकड़ी जाती है हथियारों के साथ में, जहाँ पर उसकी झोली पूरी तरह से खाली हो जाती है। जिसके बाद वो कैंसस सिटी में पहुँच जाती है और सीधा भेंट चढ़ जाती है उस सीरियल किलर के, जिसे शॉक देने में वो नाकामयाब रहती है, क्योंकि तभी उसे एक विजन आ गया था। और तब वेडनेसडे को बांधने के बाद वो स्कैल्पर वेडनेसडे के रूप की एक गुड़िया बनाकर लाता है, जो वो अपने हर विक्टिम के साथ में हमेशा करता है। और वेडनेसडे तब कहती है कि उसने तो अपना जलवा दिखा लिया, अब वो उसका जलवा देखे। और थिंक तब अपना जलवा दिखाता है और उसकी जमकर धुलाई करने लगता है। और वेडनेसडे तब उस स्कैल्पर के ही औजार से उसका काम तमाम कर देती है, क्योंकि उसके हथियार तो सारे एयरपोर्ट पर ही छूट गए थे। और अब उसकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वेडनेसडे के स्कूल वापस जाने का टाइम आ चुका था। लेकिन अब वेडनेसडे के साथ उसका भाई पग्सली भी जाएगा, जिसके पास बिजली के झटके वाली शक्तियां थी, अंकल फेस्टर वाली। बचपन में ही उसने लर्च को अपना निशाना बना लिया होता है, लेकिन पग्सली का निशाना हमेशा कच्चा ही रहता था। और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देख पाते हैं, जो चुपके से डेट पर आए कपल्स की फोटो लिए जा रहा था। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा रेवन आकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। और देखते ही देखते वो रेवन अपने साथियों के साथ में उस आदमी पर अटैक कर देता है और गाड़ी में छिपने के बावजूद भी वो मारा जाता है। और मरने से पहले वो किसी को कॉल करके सबूत ले जाने के लिए बोलता है। सीन कट होती है और वेडनेसडे को हम स्कूल में देख पाते हैं, जिसे मोर्टिशिया कह रही होती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखे, लेकिन बचपन में वो अपने भाई का ख्याल कुछ ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से रखा करती थी। मतलब जब भी पग्सली रोता था वो उसे कॉफिन में बंद कर दिया करती थी। और अब की बार जब वेडनेसडे आती है तो सब उसके फैन बन चुके थे, मगर इतना फेम उसे पसंद नहीं था, उसे चिढ़ा रही थी। भले ही उसने नेवरमोर स्कूल को बचाया था। और अब प्रिंसिपल वीम्स की कुर्सी पर बैरी डॉट नाम का एक आदमी आकर बैठ चुका था, और वो भी एक आउटकास्ट ही था और उसके पास आग लगाने की शक्तियाँ थी। और तब उनसे मीटअप के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है इनट के साथ, जो उसके लिए एक टी शर्ट गिफ्ट के तौर पर लेकर आई थी। और वेडनेसडे इनट के लिए सीरियल किलर वाला एक डॉल उठा लाई थी, जो वो इनट के हाथों में थमा देती है गिफ्ट के तौर पर, जिसमें इंसानी बाल लगे हुए थे। और इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी इनट का बॉयफ्रेंड एजेक्स आ जाता है गिफ्ट लेकर। लेकिन इनट अब उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब वो एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी और उसके ख्यालात अब बदल चुके थे। इसलिए अब उसे ब्रूनो नाम का एक वेयरवुल्फ पसंद आ गया था। और तब जैसे ही वेडनेसडे दरवाजा खोलती है, एक उड़ते हुए तीर के साथ में उसे एक मैसेज आता है कि मेरी नजर तुम पर है। और एक पिछले सीजन वाला ही वो स्टॉकर था, जो शायद इस समय पकड़ा जाएगा। वेडनेसडे तब पता लगाने की कोशिश तो करती है अपनी शक्तियों से, लेकिन शायद अब उसकी विजन धुंधली पड़ती जा रही थी और इसलिए काले आंसुओं के सिवाय उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम यूजीन को देख पाते हैं, जो अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और अब वो मक्खियों को कंट्रोल करने के साथ साथ ही कीड़ों को भी कंट्रोल करने लगा था, जिन्हें देखते ही पग्सली के मुंह में तो पानी आने लगता है उन्हें खाने के लिए। लेकिन ये सब तो यूजीन के पेट्स थे। और इसके बाद जब वेडनेसडे अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल की बातें सुनती है, तब उसे ये पता चलता है कि जेवियर के पेरेंट्स ने उसे स्कूल से निकाल लिया है और डोनेशन भी अपना वापस ले लिया है, जिस वजह से स्कूल के लिए डोनेशन की कमी पड़ रही थी। और इसीलिए बैरी डॉट मोर्टिशिया को कमेटी की हेड बनाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा अमीर है। तो प्रिंसिपल इनसे डोनेशन ऐंठने के लिए इनके रहने का अच्छा इंतजाम करता है। और तब वेडनेसडे की माँ कहने लगती है कि जब तक वेडनेसडे की नई मार्गदर्शक नहीं मिल जाती, मतलब कि उसके स्पिरिट गाइड, तब तक
वो उसकी मदद के लिए उसके पास ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे रेवंस को संभालना आता था। मतलब उनकी बहन ओफिलिया जो थी वो कहीं खो गई थी। वो भी वेंसडे के ही तरह एक रेवन थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल न कर सकी और एक दिन वो पागल बन गई और वेंसडे उन्हीं पर गई थी। तो इसीलिए उन्हें वेंसडे की फिक्र थी और वेंसडे इसके बाद घूमते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उन कौओं ने उस आदमी को मार दिया था। और उसे ये पता चलता है कि वो आदमी एक जासूस था जो शेरिफ गैल्पिन का एक फ्रेंड था और ये दोनों एक केस पर काम कर रहे होते हैं जो आउटकास्ट से रिलेटेड था और उसी केस की वजह से वो मारा गया। और शेरिफ गैल्पिन पर भी एक खतरा मंडरा रहा होता है और ये सब कुछ वो वेडनेसडे को तब बताते हैं जब वो उससे टकरा जाते हैं। इसलिए अब वो वेंसडे की मदद चाहते थे, पर वेंसडे इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थी। सीन कट होता है और हम एजेक्स को उसके रूममेट्स के साथ में देख पाते हैं और एजेक्स तब अपने रूममेट्स को परंपरा के अनुसार कहानी सुनाता है। कहानी थी एक जीनियस बच्चे की जो दिमाग से तो इंटेलिजेंट था लेकिन दिल से था कमजोर। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था और अपने आविष्कारों के चित्र बनाता रहता था जिन्हें वह हकीकत में बनाना चाहता था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने लिए ही एक मैकेनिकल दिल बना लिया जिसे सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया गया था उसके अंदर। और जब वो ठीक हुआ तो वो लगातार नॉन स्टॉप काम करने लगा। और एक दिन जब वो नेवरमोर पहुंचा उसकी काफी तारीफें हुई, लेकिन उसी का दिमाग उसे एक दिन ले डूबा और उसके एक इन्वेंशन के वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके मौत के बाद उसे कपाल वृक्ष के नीचे दफन कर दिया गया, जिसे आप स्कल ट्री भी कह सकते हैं। और इस कपाल वृक्ष के बाईं आंख में कोई कान लगाकर सुनेगा उसमें तो उसे आज भी उसके दिल की धड़कनें सुनाई देंगी और कहानी तब खत्म हो जाती है। लेकिन सबको लगता है कि एक काल्पनिक कहानी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि प्रिंसिपल बियांका को मैनिपुलेट करके उससे फंड रेजिंग कमेटी के स्टूडेंट हेड बना देते हैं और अगर वो नहीं बनती तो उसे स्कूल से निकालने की धमकी भी वो देता है, जिसके बाद वो मजबूर हो जाती है। और हम तब इनेट को देख पाते हैं जो थिंग के लिए एक नया घर बनाकर दे देती है, क्योंकि थिंग के पास अपना खुद का घर नहीं था। और दूसरी ओर पक्सली उसे कहानी वाले स्कल ट्री के बारे में खोजबीन कर रहा होता है कि ये सचमुच में है भी या नहीं। और यहाँ वेंसडे की वायलिन बजाते वक्त मुलाकात होती है अपनी नई म्यूजिक टीचर से जिनका नाम था मिस कैप्री, जो उसे काफी सारी नसीहत देती हैं। लेकिन वेंसडे को लेक्चर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें पसंद भी नहीं करती। और दूसरे दिन सारे स्टूडेंट्स मिलकर इवेंट की तैयारियां कर रहे होते हैं और अपने शक्तियों से एक ईगल फाउंटेन बनाने में जुटे हुए थे। जिसके बाद हम इनेट को देख पाते हैं जो जेवियर का मैसेज लेकर आई थी वेंसडे के लिए, और जेवियर ने उसके लिए एक विचित्र से रेवन की पेंटिंग भेजी हुई थी जो हेडस्टोन पर खड़ा था। और हमने इसी कातिल रेवन को पहले भी देख रखा था और जेवियर ने ये भी लिखा हुआ होता है कि ये वेंसडे से रिलेटेड है। और वेंसडे को तब रियलाइज होता है कि कोई उसका नॉवल चुरा ले गया और उसे वो आग में झोंकने वाला है। मतलब उसने उस नॉवल को इवेंट के फायर फाउंटेन के नीचे दबा रखा था। और वहां पहुंचते पहुंचते वो स्टॉकर उसे तमाम तरह के क्लूज और मैसेजेस दिए जा रहा होता है। तो वेंसडे उसे चिता के अंदर घुस जाती है और उसी वक्त प्रिंसिपल अपने पावर से फायर फाउंटेन में आग लगा देते हैं और वेंसडे का वो नॉवल जलते जलते बच जाता है। और जब वो बाहर आई प्रिंसिपल ने उसके दिमाग को और भी खराब कर दिया, उसकी खुद की एक क्रिंज सी पेंटिंग उसके सामने लाकर, जिसे वेडनेसडे तुरंत ही गुस्से में जला देती है। और उसकी शक्ल को देखकर उसके पेरेंट्स को तो पहले ही पता था कि वो क्या करने वाली है और उसकी इस हरकत से सिर्फ बियांका को ही मजा आ रहा होता। और दूसरी ओर पक्सली हिम्मत करके उस स्कल ट्री के पास पहुंच चुका था और वो उसके दिल की टिक टिक भी सुन लेता है। मगर तभी एक रेवन उसे डरा देता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। और तब उसके हाथ के बिजली के झटके जमीन पर लगने की वजह से वो जीनियस स्टूडेंट जिंदा होकर उठ जाता है, जो अब एक ज़ोंबी जैसा दिख रहा होता है। पर पक्सली को उसे उस दशा में देखने से भी डर नहीं लगता। वो अपनी कामयाबी से काफी ज्यादा खुश था कि ये तो हकीकत निकला। और यहाँ दूसरी ओर जैसे ही इनेट वेंसडे को छूती है, वेंसडे को विजन्स आते हैं तुरंत ही, जहाँ वो देखती है कि इनेट मर चुकी है। और इनेट तब वेंसडे से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। और वेंसडे इस विजन के बाद बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके इन काले आंसुओं को उसकी माँ भी देख लेती है। और वेंसडे जब होश में आती है तब उसकी माँ उसे बताती है कि वेंसडे अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी, तो हो सकता है कि उसकी आउटकास्ट शक्तियाँ भी उसे छीन ली गई हो। और मोटिशिया ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि यही सब कुछ उसके बहन ओफिलिया के साथ में भी हुआ था। और अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता।
क्योंकि शायद उसकी शक्तियों ने उसे पागल बना दिया होगा। इसलिए मोटिशा को डर था कि कहीं उसकी बेटी के साथ में भी वही सब कुछ ना हो। इसलिए वो वेंसडे की गुडी की किताब उससे मांगती है, पर वो देती नहीं। तब मोटिशा कहती है कि इन आंसुओं को रोका नहीं जा सकता। उसे इसका हल तभी मिलेगा जब उसकी नई स्पिरिट गाइड उससे मिलने के लिए आएगी और वही उसे नया रास्ता दिखा पाएगी। और वेंसडे तब अपने स्पिरिट गाइड का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे इनट की फिक्र हो रही थी। इसलिए इसके बाद वेंसडे निकल पड़ती है लर्च के साथ में शेरिफ गैल्पिन के घर की ओर, उनसे पता करने के लिए कि वो उससे क्या बताना चाहते थे। लेकिन जब वेंसडे उनके घर पहुंचती है, वो वेंसडे को मरे हुए मिलते हैं और उनके मुंह के अंदर से तमाम कौवे निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मौत उन्हीं कौवों की वजह से हुई थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गैल्पिन के कॉलिक की मौत हुई थी। और वेंसडे तब उन्हें छूकर पता करने की कोशिश करती है कि उनके साथ में क्या हुआ था, लेकिन अफसोस उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही होती और उसे उनके केस के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन अफसोस, जैसे कि वेंसडे की माँ ने कहा था, वेंसडे अपनी शक्तियाँ खोती जा रही है। उसे कुछ नजर ही नहीं आता, पर वो पुलिस के हाथ तो जरूर लग जाती है। उसके डैड आकर उसकी बेल करा ले जाते हैं। सीन कट होता है और हम पग्सली और यूजिन को देख पाते हैं और पग्सली उस कर्ल ट्री वाले मुर्दे को यानी उस ज़ोंबी को वहाँ यूजिन के बी हाउस में बांध कर रखा हुआ था और उसे काफी ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। और क्योंकि वो ज़ोंबी हनी खाते ही तुरंत ही उल्टी कर देता है, पग्सली उसका नाम स्लर्प रख देता है और स्लर्प अब वहीं कैद रहने वाला था, जिसे देख यूजिन की सिट्टी सपट्टी गुल हो चुकी थी। और वेंसडे जब जैसे ही अपने कमरे में एंटर होती है, इनट को खून से लथपथ देख उसके होश उड़ जाते हैं कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई। मगर ये तो सिर्फ एक प्रैंक था, क्योंकि आज था प्रैंक डे। और तभी इनट के फोन पर वेंसडे के स्टॉकर का कॉल आ जाता है, जो पिछले सीजन में भी उसे स्टॉक कर रहा था, लेकिन अब की बार कॉल आता है गैल्पिन के फोन से। और यहाँ बाहर सब प्रैंक डे मनाने में जुटे हुए थे। और क्योंकि इनट वेयरवुल्फ बन चुकी थी और अब वो ब्रूनो को पसंद करने लगी थी एजेक्स को इग्नोर करके, तो ब्रूनो को मजा चखाने के लिए यूजिन अपने मच्छरों से उसे नचवा डालता है, जिससे एजेक्स को मजा आ जाता है। और अंत में तो एजेक्स उन्हें ही पत्थर का बनाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आज तो प्रैंक डे था। इसके बाद हम मोटिशा और बियांका को देख पाते हैं। बियांका आई थी डार्ट के कहने पर मोटिशा से डोनेशन इकट्ठा करवाने के लिए, पर उनकी कुकीज को देख बियांका का सर चकरा जाता है और यहाँ स्लर्प खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। और यहाँ वेडनेसडे को पता करना था कि कहीं गैल्पिन को मरवाने में टाइलर का हाथ तो नहीं, इसलिए वो टाइलर से मिलने के लिए चली जाती है विलो हिल्स में इनट के ड्राइविंग स्कूल परमिशन के स्लिप को लेकर। और वो इनट बनकर उस ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी पर सवार हो जाती है लिफ्ट के तौर पर, ताकि वो टाइलर तक पहुंच सके। और वेंसडे तो बचपन से ही गाड़ी चलाने में सुपर फास्ट थी, माहिर, और वो बचपन में अपने अंकल फेस्टर के साथ में बैंक लूटने जाया करती थी। और इस ड्राइवर के ज्यादा रूल समझाने पर वो उस अंकल को दिन में ही तारे दिखा देती है अपने ड्राइविंग स्किल्स से। और यहाँ मोटिशा पहुंच चुकी थी वेडनेसडे के कमरे में गुडी की किताब चुराने के लिए, लेकिन थिंक उनसे नाराज था। वो उसे कुछ भी नहीं बताता कि किताब कहाँ पर है, क्योंकि वो लोग उससे नौकरों वाला काम कराते थे और वेंसडे उसे इज्जत से रखती है, तो इसीलिए वो उसी की सुनता है। और वो तब अपने आप को घर में लॉक कर लेता है खुद के ही, जो इनट ने उसे गिफ्ट करी होती है। और यहाँ वेंसडे पहुंच चुकी थी विलो हिल्स, जहाँ टाइलर को रखा गया था कड़ी निगरानी में। तब वेंसडे डॉक्टर फैनबर्ड से मिलती है, लेकिन उनसे मिलने के बाद वेंसडे को पता चलता है कि टाइलर उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें तो खुद वेंसडे की मदद चाहिए थी। और इसके बाद जब वेंसडे टाइलर से मिलने जाती है, वो देखती है कि टाइलर तो कड़ी निगरानी में है और अपना आपा खोते ही उसे शॉक दे दिया जाता था उसे कंट्रोल करने के लिए। पर वेंसडे जब उससे बात करती है, उसे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसे एक धमकी जरूर मिलती है कि वो इनट को जहाँ भी पाएगा वो उसे मार डालेगा, क्योंकि इनट ने उसे पिछले सीजन में हरा दिया होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर कैद है। और इसीलिए वो जाते जाते उसे मॉक करते हुए जाती है कि वो वहीं पर सड़ेगा मरते दम तक। और यहाँ दूसरी ओर जब ब्रूनो और इनट एक साथ में अपने डॉम में होते हैं, इनट को एक गिफ्ट से पता चलता है कि आज ही थिंक का बर्थडे है, लेकिन उसकी फैमिली को उसका बर्थडे याद ही नहीं था। और इनट तब उससे बात करने में जुट जाती है और तभी ब्रूनो के साथ में कुछ हो जाता है। इनट जब उसकी ओर जाती है, कोई थिंक को उसी के घर में लॉक कर देता है, जिससे वो इनट के पीछे नहीं जा पाता और ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें कोई किडनैप कर ले गया। सीन कट होता है और हम बियांका को डॉट के साथ में देख पाते हैं। डॉट चाहता था
कि बियांका वेंसडे की माँ पर सायरन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने बात को मनवा ले। वो तब मोर्टिशिया पर तो नहीं पर डार्ट पर ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है कि वो उससे कभी जबरदस्ती वाला काम न कराए। पर डार्ट पर तो उसकी शक्तियों का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि डार्ट के पास एक लॉकेट था जो सायरन पावर्स को बेअसर कर देता था और बियांका बेचारी अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी और अब वो जो भी कहेगा वही उसे करना पड़ेगा। मतलब उसे वेंसडे की नानी से डोनेशन लेकर आना ही होगा। और यहाँ वेंसडे जब अपने कमरे में आती है, उसका स्टॉकर उसे इनेट के फोन पर कॉल करता है और कहता है कि अब खेल शुरू हो चुका है और खेल की शुरुआत होती है प्ले डेट से। और अगर वेंसडे क्लूज को सर्च करते हुए मिस्ट्री सॉल्व ना कर पाए तो इनेट मारी जाएगी, क्योंकि इनेट के सर के ऊपर वाला वो सीलिंग तलवारों से भरा पड़ा था। देरी हुई तो वो तलवारें इनेट और ब्रूनो दोनों को ही भेद डालेंगी। और वेंसडे तब क्लू का पीछा करते हुए इनेट के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन उन्हें आजाद करने के लिए वेंसडे को एक और पजल सॉल्व करना पड़ेगा जो बुक्स में छुपा हुआ है और उसका आंसर था इनविजिबल मैन। और यही मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद वो इंसान जब सामने आया तो सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये सचमुच में एक इनविजिबल लड़की थी जो कहीं भी गायब हो सकती थी और इसकी एज थी 13 साल, जिसने ये पूरा खेल रचा हुआ था ताकि वो वेंसडे की नजर में आए और वो उससे दोस्ती कर सके, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और इसका नाम था एग्नेस। और एग्नेस नजराने के तौर पर वेंसडे को गैलपिन का सेलफोन दे देती है जिससे उसने कॉल किया था और इससे ये पता चलता है कि एग्नेस ने गैलपिन को नहीं मारा। और वेंसडे जब वापस लौट कर आती है उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी गुड़ी की किताब उठा ले गई है और उसकी ये सारी ही बातें वो अजीब सा दिखने वाला रेवन सुन के चला जाता है। वो हर वक्त उसका पीछा कर रहा था, जो वेडनेसडे भी नोटिस कर लेती है। और यहाँ स्लर्प अब आजाद होकर उस ड्राइविंग स्कूल वाले टीचर को ही अपना पहला शिकार बना लेता है और उसके दिमाग को वो नोच नोच कर खा डालता है। और नेक्स्ट पार्ट में मोर्टिशिया अपने मॉम को फोन कर बुला चुकी थी गाला फेस्टिवल में, जो करने के लिए बियांका ने उस पर सायरन पावर्स का इस्तेमाल किया था और मोर्टिशिया की मॉम एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर आएंगी। तब वेंसडे चुपके से अपनी माँ के कमरे में घुस जाती है, पर उसकी माँ के पास भी तो दृष्टि थी। उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि वेडनेसडे आई है। तब उन्हें वो सब कुछ बता देती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी माँ वो किताब उसे नहीं देती क्योंकि इसका अंजाम घातक था। तो वेडनेसडे गुस्से में लौट जाती है वापस। और यहाँ स्लर्प उस ड्राइवर को खाने के बाद वापस लौट आया था यूजिन के बी हाउस में, और शायद उस आदमी को खाने के बाद स्लर्प की बॉडी रिपेयर हो रही होती है। वो वापस से इंसान बनता जा रहा था और वो खुद को जल्दी रिपेयर करने के लिए यूजिन को भी खाने के लिए दौड़ पड़ता है, पर पग्सली उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम बियांका को देख पाते हैं जिसके स्टेप फादर गिडियन पुलिस के चंगुल से फरार है, क्योंकि वो मॉर्निंग सॉन्ग नाम का एक कल्ट चला रहे होते हैं और लोगों को पागल बनाकर पैसे लूटा करते थे उसकी मॉम की मदद से। और इसीलिए वो बियांका को भी अपने बिजनेस में ऐड करना चाहती थी, लेकिन सही वक्त पर उसकी माँ की आंखें खुल गई। और फिलहाल तो बियांका ने उन्हें एक होटल में छिपा कर रखा हुआ था और FBI एजेंट्स को गिडियन के पीछे लगा दिया होता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। और दूसरी ओर वेंसडे एग्नेस की हेल्प लेती है गैलपिन के फोन को अनलॉक करने के लिए, जिस दौरान हमें पता चलता है कि एग्नेस ने यह काम अपने बहरूपिया दोस्त की मदद से किया होता है, जो प्रिंसिपल विम्स की ही तरह किसी का भी रूप धारण कर सकती थी, जिससे वो शेरिफ गैलपिन का फोन को अनलॉक कर लेते हैं। और एग्नेस तब वेंसडे के केस में मदद करने के लिए शेरिफ के घर का सामान भी उठा लाई थी और अब केस के लिए उसे शेरिफ गैलपिन के कैबिन तक जाना होगा, जहां इनड और पूरा स्कूल जा रहा होता है कैंपिंग के लिए। और पता नहीं कहां से वेंसडे के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं कैंपिंग के लिए। और यहाँ पग्सली भी चुपके से अपने साथ कॉफिन में भरकर स्लर्प को भी उठा ले जाता है। पर कैंपिंग में एक गड़बड़ी हो गई, नॉर्मिस भी कैंपिंग के लिए आ गए क्योंकि डबल बुकिंग हो गई थी। तो वेंसडे तब उन्हें चैलेंज करती है कि हमें खेल में हराओ और कैंपिंग करो, वरना अगर हम जीते तो यहाँ पर रुकने का मौका हमें मिलेगा, जहाँ पर इन्हें अपनी टीम को 2 गुटों में डिवाइड कर देना होगा। एक जफर की रक्षा करेंगे और दूसरा गुट दूसरे वाले जफर को लूटेगा और लूटने के बाद इन्हें उस जफर को एक टावर पर स्थापित करना होगा। जो पहले टावर तक पहुंचेगा जीत उसी की होगी। और पहली बारी में तो नॉर्मिस ही पहले जीत जाते हैं और वो आउटकास्ट के जफर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब इनड और ब्रूनो की बारी आती है नॉर्मिस की जफर को लूटने के लिए, वो पहले से ही तैयार बैठे थे। कुछ केमिकल्स फेंक कर
वो इनट और ब्रूनो को एकदम से बेबस कर देते हैं। लेकिन यूजिन भी कम नहीं था, वो अपनी मक्खियों से उन पर अटैक करवा देता है, जिस वजह से मौका मिलते ही वेंसडे उनके जफर को चुरा ले जाती है। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। वो नॉर्मी उस जफर के साथ में टावर तक पहुंच चुका था और वेंसडे काफी दूर थी। लेकिन तब भी वेंसडे हार नहीं मानती। तब वेंसडे तरकीब लगाकर वहां तक पहुंचकर अपने जफर को स्थापित कर देती है, जिससे नॉर्मीज कैंप से बाहर हो जाते हैं और आउटकास्ट आज कैंपिंग एंजॉय करेंगे। पर वेंसडे निकल जाती है शेरिफ गैल्पिंग के कैबिन की तलाश में, जो फॉरेस्ट के बीचों बीच में था, और वहां पर उसे मरे हुए आउटकास्ट के बारे में पता चलता है और ये सब कुछ लुइस नाम के एक व्यक्ति से कनेक्टेड था। और इसके बाद जब उसे समझ में आता है कि वो अपनी शक्तियों के बिना कोई काम नहीं कर सकती, तो वो अपने माँ से अपनी गुड़ी की किताब मांगने के लिए जाती है। और उसे पता था उसकी माँ उसे आसानी से वो चीज नहीं देने वाली, तो वो उन्हें तलवारबाजी के लिए चैलेंज करती है, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। और अगर मोर्टिशिया हार गई तो उसे वेंसडे को उसकी किताब लौटानी होगी, और अगर वेंसडे हार गई तो मोर्टिशिया उसकी किताब को आग में झोंक देगी। जो चैलेंज एक्सेप्ट करके दोनों लड़ने में जुट जाती हैं। वहीं बाहर आए नॉर्मिस को उनकी हार कबूल नहीं थी और वो टेंट पर कब्जा करने की फिराक में प्लानिंग कर रहे होते हैं, और पहले ही उनकी मुलाकात स्लर्प से हो जाती है, मतलब उनके सर की, और इसलिए वो स्लर्प का शिकार बन जाते हैं, जिसका अंजाम देख उसके स्टूडेंट्स अपने जान बचाकर भाग जाते हैं। और स्लर्प अब भाग चुका था कैद से, और यहाँ माँ बेटी में तगड़ी धूम मची हुई थी, जहाँ पर मोर्टिशिया जीतती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि गुरु अपने चेले को अपने सारे ही पैतरे नहीं सिखाते, जिस वजह से वेंसडे की हार होती नजर आ रही थी। और यहाँ पता नहीं क्यों स्लर्प हाथ धोकर गोमिस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। समय पर पक्सली वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और अपने झटके वाले पावर से वो अपने डैड को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर मोर्टिशिया ने वेंसडे के कांच वाले दिल को तलवार से तोड़कर अपनी जीत हासिल कर ली होती है, और अब उसे गुडी की किताब नहीं मिलेगी। और ठीक उसी वक्त स्लर्प मोर्टिशिया पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वेंसडे अपने तलवार से स्लर्प के सर को भेद देती है और अपनी माँ की जान बचा लेती है। और अब स्लर्प विलो हिल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस उस जगह पर आकर पहुंच चुकी थी उस नॉर्मी की डेथ की वजह से। और तब वहीं पर एक नजर वेंसडे को वो एवियन आउटकास्ट जो उस रेवन को कंट्रोल कर रहा था वो नजर आता है। और अब तक वेंसडे का कोई भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाया था। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें विलो हिल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस थॉर्नहिल को देख पाते हैं जो कैद थी उस वक्त, और मिस फेब्री जो वहाँ की मेन साइकेट्रिस्ट थी। उनको उसकी जरूरत थी टायलर को ठीक करने के लिए, क्योंकि वेंसडे के आने से टायलर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और ये काफी ज्यादा भाव खा रही थी। तब साइकेट्रिस्ट भी अपने आप पर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सड़ा दूंगी। तो मजबूरन मिस थॉर्नहिल को हामी बननी पड़ती है, पर उससे पहले वो टायलर से मिलना चाहती थी, जहाँ पर वो खुद को टायलर की माँ बनाकर उसे वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन टायलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर उसका गला पकड़कर उसे पटक देता है। फिर भी थॉर्नहिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है और हम वेडनेसडे को देख पाते हैं, जिसके पास उसकी नानी माँ आ गई थी, क्योंकि उन्हें मोर्टिशिया ने बुलाया होता है डोनेशन के मामले में। और वेंसडे की खुशी देखिए पता चलता है कि इन दोनों में काफी अच्छी बनती है, क्योंकि उसकी नानी माँ भी रेवन है और मोर्टिशिया और उनमें बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जैसे वेंसडे और मोर्टिशिया में नहीं बनती। और वेंसडे उस वक्त किसी की अस्थियों की जांच करने आई हुई थी, जिसके बारे में गैल्पिन के कैबिन से उसे पता चला था। और अस्थियां सूंघते ही उसे ये पता चला कि उन अस्थियों में सारे ही जानवरों के तत्व मौजूद हैं, सिवाय एक इंसान के। और ये जांच चल ही रही होती है कि वही दुष्ट रेवन वेंसडे के सबूत चुरा ले जाता है। पीछा करने पर वेंसडे सिर्फ उस रेवन को कंट्रोल करने वाले ईवीएम को पीछे से देख पाती है, जो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। और दूसरे दिन जब वो स्कूल जाती है, एग्नेस चुपके से इनड और ब्रूनो के रोमांस को देखते हुए मिलती है, और वो उस वक्त वेडनेसडे से मिलने के फिराक में बैठी हुई थी। वो किसी पब्लिशर का लेटर लेकर आई थी, जो वेंसडे के नॉवल को पब्लिश करने से मना कर देता है। लेकिन वेंसडे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जुटी हुई थी विलो हिल्स के मरीजों के बारे में पता करने में, और इस काम में उसकी मदद करने के लिए वो अंकल फेस्टर को बुला लेती है। और जबकि एग्नेस का रिकॉर्ड रहा है कि इनविजिबल एग्नेस को कोई आज तक नहीं पकड़ पाया, पर अंकल फेस्टर उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं उसके सांसों की वजह से। और वेंसडे ने फेस्टर को इसलिए बुलाया था
ताकि वो विलो हिल्स जाकर लुइस नाम के व्यक्ति को ढूंढ पाए। तो फेस्टर वहां तक पहुंचने के लिए एक होटल में रूम बुक कर लेता है और कमरा लेते ही वो सबको खूब तंग करता है और बैंक के लूटे हुए पैसे भी वो रिसेप्शनिस्ट को दे देता है ताकि वो पुलिस को बताए और पुलिस उसे पकड़ ले जाए। लेकिन फेस्टर के चक्कर में बियांका की माँ भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फेस्टर तब वहां पहुंचकर भी पागलपन वाली हरकतें करने लगता है ताकि विलो हिल्स में वो पहुंच जाए। इसमें वो कामयाब भी रहता है और नेक्स्ट सीन में बैरी डॉट एजेक्स को भी फटकार लगाता है उस बात के लिए जो कैंपिंग के दौरान हुआ था। तो वो प्रोफेसर एलफ के निगरानी में यूजिन, पग्सली, एजेक्स और बियांका को छोड़ जाता है और उसी वक्त बियांका को धड़ाधड़ उसकी मॉम के मैसेजेस आने लगते हैं पुलिस स्टेशन में से, जहां पर उसे पहुंचना होगा वरना उसकी मॉम बुरी तरह से फंस जाएंगी और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सीन तब वेंसडे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वेंसडे अपनी माँ से आंट ऑफिलिया के बारे में पूछ पड़ती है कि उन्हें विलो हिल्स में क्यों डाला गया था। तब मोर्टिशिया कहती है कि वेंसडे की ही तरह उनकी आंखों से भी काले आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटी को मास्टर कर लिया था, मगर वो उस पीड़ा में चीख रही होती है और काबू में ही नहीं आ रही थी। इसलिए मोर्टिशिया के रोकते हुए भी उसकी मॉम ने ओफिलिया को विलो हिल्स में डाल दिया, लेकिन वो वहाँ से भी फरार हो गई। और ठीक उसी वक्त वेडनेसडे की नानी माँ आ जाती है जो वेंसडे को एक कब्रिस्तान खरीद कर दे देती है सिर्फ उसके ओनर का नाम पता करने के लिए, वो इतनी अमीर थी। और वेंसडे के चले जाने के बाद उसकी नानी माँ तब गुडी की किताब वेंसडे को लौटाने के लिए बोलती है, लेकिन मोर्टिशिया वो किताब वेंसडे को सौंपने के बजाय आग में झोंक देती है क्योंकि वो ओफिलिया की तरह वेंसडे को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक डव है, रेवन नहीं। और यहाँ दूसरी ओर एजेक्स बियांका के हेल्प के लिए प्रोफेसर एलफ को अपने सर का सर्प दिखाकर उन्हें पत्थर का बना देता है। और विलो हिल्स में फेस्टर की जमकर ट्रीटमेंट चल रही होती है लुइस की तलाश में, जहाँ उसकी मुलाकात एक कैंटीन वाली लुइस से हो जाती है जिसके प्यार में वो पड़ जाता है तुरंत ही और वही उसकी आगे मदद करेगी। और यहाँ स्कूल में वेंसडे को एग्नेस के जरिए पता चलता है कि कब्रिस्तान का वो मालिक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया करता था और वो एसाइलम विलो हिल्स उसी का है। और इस वक्त वो खुद अपने ही एसाइलम में कैद है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। और उसी वक्त वो एवियन अपने एक इशारे से सारे स्टूडेंट्स पर अटैक करवा देता है कौवों से। और वो रेवन तब थिंग को लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बैरी डॉट अपने शक्तियों से उस रेवन पर हमला कर देते हैं और थिंग को बचा लिया जाता है। तब वेंसडे की नजर उस एवियन पर पड़ती है और उसका पीछा वो करती भी है तो वो उसे मिलती नहीं। और अब उसका शक डॉक्टर फेब्री और मिस कैप्री पर जा रहा था, लेकिन फिलहाल तो इसका निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल था। तब वेंसडे एग्नेस का वो मैसेज पहुंचाने के लिए थिंग को अंकल फेस्टर के पास भेज देती है और वो साइकेट्रिस्ट की गाड़ी पर सवार होकर फेस्टर तक मैसेज पहुंचाने के लिए पहुंच जाता है कि उन्हें अगस्तस को पहले ढूंढना होगा और उन्हीं के जरिए उन्हें लुइस का पता चल पाएगा। और अंकल फेस्टर जब अगस्तस के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बोल ही नहीं सकता, पर उनका वो तोता काफी ज्यादा चालाक था और वो गलती से अंकल फेस्टर को लुइस का कोड बता देता है। और दूसरी तरफ बियांका अपने साइरन पावर से अपने माँ को छुड़ा लाती है और अपनी मॉम को एक सीक्रेट जगह पर लाकर छुपा देती है। और विलो हिल्स में घूमते वक्त फेस्टर को मिस थॉर्नहिल देख लेती है जो डॉक्टर फेब्री के पास जा रही होती है। और मिस थॉर्नहिल के बातों से हम ये जान पाते हैं कि टाइलर यानी हाइड कभी अपने मास्टर को नहीं मार सकता, वरना वो खुद ही बीमार पड़ जाएगा या फिर उसका मानसिक संतुलन हिल जाएगा। और साथ ही वो फेस्टर के बारे में भी उन्हें बता देती है, जिस वजह से ये तुरंत ही फेस्टर को धर लेते हैं और स्लर्प के साथ में उसे कैद कर दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन थिंग तुरंत ही वेंसडे को दे देता है। और वेंसडे तब थिंग को वापस से विलो हिल्स में भेज देती है कि वो फेस्टर की उस लुइस से मदद ले सके फेस्टर को छुड़ाने में। और साथ ही वेंसडे म्यूजिक टीचर कैप्रिक के कार से पहुंचने वाली थी विलो हिल्स, क्योंकि वो भी वहीं पर जा रही होती है पेशेंट्स को म्यूजिक सुनाने के लिए। पर उससे पहले एग्नेस वहां पहुंचकर वहां के सिक्योरिटीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि वो वहां पर एक्सप्लोजिव्स इम्प्लांट कर सके, ताकि चेकिंग के दौरान उनका ध्यान भटका सके। और जैसे ही ब्लास्ट होता है वेंसडे विलो हिल के अंदर एंटर हो जाती है और सिक्योरिटीज उसे देख भी नहीं पाते, और जिसके बाद लीविस उसे अंदर ले जाती है और एक्सेस कार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी गार्ड से चुरा लेती है। और तब वेंसडे अंकल फेस्टर को छुड़ा लेती है, लेकिन वो स्लर्प पर ध्यान ही नहीं देती और उसी की बदौलत स्लर्प भी आजाद हो जाता है।
और आजाद होते ही वो सिक्योरिटीज को नोच खाता है, जिस वजह से मिस थॉर्नहिल आजाद हो जाती हैं। और इस दौरान वो और वेंसडे आमने सामने आ जाते हैं। पर इस वक्त जरूरी था उस कमरे तक पहुंचना जहां उन्हें लुइस का पता चलता। लेकिन अंदर जाकर उन्हें ये पता चलता है कि लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि लुइस तो एक खुफिया प्रोग्राम है, जहां पर तरह तरह के आउटकास्ट को कैद कर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था अनऑफिशियली, और इसलिए इन्हें दुनिया के सामने मृत घोषित कर दिया गया था ताकि कोई इन्हें ढूंढने न आए। और ये सब अगस्तस का ही काम था। तब वो एक ऐसे वार्ड के पेशेंट को देख लेती है जिसे कुछ ज्यादा ही कड़ी निगरानी में रखा गया था, और उसी वक्त वेडनेसडे के सामने वो इंसान आ जाता है जिसकी तलाश वो कर रही होती है, वो एवियन जो इन सारे रेवंस को कंट्रोल कर रहा था। और वो निकली अगस्तस की बेटी। और ये लोग वैसे तो नॉर्मल ह्यूमंस थे, लेकिन अगस्तस ने अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक एवियन की शक्तियां दिला दी। और ये लड़की नेवरमोर के सीक्रेट टनल से आती जाती रहती थी, और शेरिफ इसीलिए इनके पीछे पड़ गया था ताकि ये लोग टाइलर पर भी यही जुल्म ना करे। और इसके बाद फेस्टर जब अपने पावर से सारे पेशेंट्स को आजाद करता है, वो सब टूट पड़ते हैं अगस्तस के बेटी के ऊपर। लेकिन एक पेशेंट वहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागता, जैसे उसे जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए वेंसडे उसे अपने साथ में लेकर जाती है। और बाहर भी एग्नेस और एनट को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती हैं। और इस दौरान स्लर्प जैसे ही थिंग को देखता है, स्लर्प और थिंग दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटीज स्लर्प को उसी वक्त धड़ाधड़ गोलियां मार देते हैं। लेकिन हमें पता है कि उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ज़ोंबी है। और मिस थॉर्नहिल भी तब मौका पाकर टाइलर को छुड़ाने के लिए जाती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि टाइलर अपने मास्टर पर गुस्सा है, और इतना ज्यादा कि वो उसे खत्म ही कर डालेगा, जो उसके लिए भी घातक था। और अंत में वो उसे दौड़ाकर मार डालता है। और सारे आउटकास्ट तब आजाद हो चुके थे, पर डॉक्टर फेब्री अब भी अगस्तस को बचाने में जुटी हुई थी। पर वो स्लर्प का शिकार बन जाती है, और हमें सुन पाते हैं कि स्लर्प अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था इतने लोगों का शिकार करने के बाद। और शायद वो अगस्तस को भी जानता था, क्योंकि वो दोनों ही नेवरमोर के टीचर्स थे। और इसके बाद वो अगस्तस का भी दिमाग खा जाता है। और दूसरी ओर जब वेंसडे उस लेडी को लेकर निकल ही रही होती है, टाइलर दौड़ते हुए वेंसडे के पास आ जाता है और उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन वेंसडे वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है, वो उसे डरती भी नहीं। और अंत में हम वेंसडे को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी हवा में उड़ते हुए आकर जमीन पर गिर पड़ती है, एकदम से अधमरी अवस्था में। और टाइलर इसके बाद पुलिस की गोलियां खाते हुए वहां से भाग निकलता है, और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती। लेकिन हमें पता है कि वेंसडे अभी मरी नहीं है, जिसका पता हमें नेक्स्ट पार्ट में चल पाएगा। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।